योगदान निभाने जा रहा है, ये वही टीचर्स होंगे जिन्होंने पिछली बार, अगर आप जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, दरोगा लगे हुए हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि आपने कहाँ से, किन से पढ़ाई की थी, कहाँ से छोड़ो किन टीचर्स से पढ़ाई की, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर्स एंड प्लेटफॉर्म दोनों को याद रखते हैं। तो आपको टीचर प्लेटफॉर्म तो ये है ही, टीचर्स भी आपको वही मिलेंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छे अनुभव के साथ आपको ये तैयारी कराई जाने वाली है। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, आप आरडब्ल्यूए पर अगर हैं तो प्रज्ञान बैच आपके लिए तैयार हो रहा है, जल्दी ही रिवील होगा। ठीक है, नेक्स्ट भर्ती बोर्ड। अब देखिए, मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ किसी बैच विशेष की जानकारी के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये आपके संबंधित डाउट्स पे बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर वीडियो वो करता हूँ जो बच्चों की समस्याओं पर हों, तो आपकी समस्याएं खत्म हो सकें। बहुत सारे बच्चे बहुत उलझनों में चल रहे हैं और लगातार परेशान हो रहे हैं कि मेरे फॉर्म में ये गलती हो गई, या मेरे पास ये नहीं है, फॉर्म कैसे भरूंगा। तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद जरूर अपने डाउट्स लिखें, मैं अधिकतर को सॉल्व कर जाऊंगा। फिर भी अगर आपका फॉर्म भरा है तो भी बता दें इस वीडियो के नीचे कमेंट में, नहीं भर पाए हो अभी तो भी बता दें। वैसे इस वीडियो को देखने वाले लोग या तो वो होंगे जिन लोगों के फॉर्म में अभी कोई गलती हो गई होगी, या जिन्हें कुछ डाउट होगा, या वो कि जो इस डर से फॉर्म नहीं भर रहे हैं कि ये कर दिया तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी। मैं उन सारी उलझनों को दूर कर जाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप देखें कि भर्ती बोर्ड के 3 पॉइंट्स पर क्लैरिटी आई, भर्ती बोर्ड ने साफ नोटिस देकर के बताया, लेकिन इससे भी बच्चे उलझते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको सुलझाने की कोशिश करता हूं और भर्ती बोर्ड की हेल्प करता हूं इसमें, क्योंकि भर्ती बोर्ड को लगातार आप लोग कॉल कर रहे हैं, उन्होंने भी शायद कोई कंपनी हायर कर ली है और कंपनी के लोग फोन उठा रहे हैं, उनको भी बहुत सारी जानकारियां जो आप चाहते हो नहीं है, ये बात भर्ती बोर्ड तक जाए। क्योंकि कई बार तो वो लोग फोन तक काट दे रहे हैं बच्चों का, अगर बच्चा क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है तो फोन काट दे रहे हैं। तो आप भी भर्ती बोर्ड से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप इस बात का भी ध्यान रखिए, उनकी रिकॉर्डिंग सुनिए बीच बीच में कि वो लोग बच्चों के फोन काट रहे हैं क्वेरी कंप्लीट ना करके। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी कि आपको कंपनी की रिपोर्ट पेश कर रही होगी, मुझे नहीं पता आपने किस कंपनी को टेंडर दिया है, पर वो साफ लग रहा है किसी प्राइवेट कंपनी को आपने टेंडर दिया है उस कॉल को उठवाने का, तभी वो सबकी कॉल ले भी पा रहे हैं। पॉसिबल भी नहीं है कि पुलिस भर्ती बोर्ड अपना एक डिपार्टमेंट के लोग बिठा दे या सारे पुलिस वाले बिठा दें, वो संभव भी नहीं है। ठीक है, तो वो ट्रेंड करके लोग बिठा रखे हैं, लेकिन जब आप बच्चे जहां क्वेश्चनों में फंस रहे हैं, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, वो लोग फोन काट रहे हैं। फोन तो नहीं काटना चाहिए, अगर एक कस्टमर केयर बनाया है तो आपने फोन हमेशा बच्चे की साइड से ही कटे, है ना। और ये काट देगा बच्चा अगर इसकी क्वेरी पूरी हो जाएगी। तो अगर उसने फोन भी किया, वो बड़ी इज्जत के साथ की, मैं भर्ती बोर्ड में कॉल कर रहा हूँ, उसको लगा मैं पुलिस वालों से, अपने डिपार्टमेंट जो मैं जिसका हिस्सा बनने जा रहा हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि वहां वो लोग बैठे हुए हों। तो उनसे प्लीज भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि आप उनका एक बार डेटा चेक करिए, आप उनकी रिकॉर्डिंग चेक करिए, वो बच्चों की क्वेरी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और ये सब बच्चों की समस्या है। भर्ती बोर्ड पे आप कॉल कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, पर बहुतों को नहीं मिल रहा और फोन कट दे रहा है। ठीक है, मैं हमारे रोजगार विद अंकित में मैं बताता हूं कि अगर आप लोग कॉल करते हैं तो हम ऐसे नहीं काटेंगे कॉल, आपका लगेगा नहीं, वो अलग बात है कि भाई हमने 20-25 लोगों को बिठा रखा है, ज्यादा कॉल्स आ रही हैं तो फिर हम नहीं रिसीव कर पा रहे होंगे, तो दूसरे का नहीं लगेगा, वेटिंग में दिखाता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी क्वेरी खत्म होने से पहले हम कॉल काट दें, ये तो नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो भर्ती बोर्ड की 3 पॉइंट्स पर क्लैरिटी है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं कि 10वीं और 12वीं का अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र संबंधित अभिलेख पृथक पृथक नहीं है। ये बहुत सारे बच्चों ने उनको ट्वीट किया या ईमेल किया या उनके फोन पर बताया तो उनकी जो टीम जिसको प्राइवेट टेंडर दिया होगा, उनसे पूछा होगा भर्ती बोर्ड ने कि बच्चों की क्वेरीज क्या क्या आ रही हैं, वो हमें लिख के दीजिए। तो 3 क्वेरीज हर जगह उनको कॉमन मिली होंगी, जिस वजह से उनके लिए उन्होंने नोटिस निकाल दिया कि अब बच्चे परेशान नहीं होंगे। देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया। एक बहुत अच्छी बात है कि 10वीं 12वीं आप जब फॉर्म भरते हैं तो वहां पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक मार्कशीट अपलोड का और एक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट अपलोड का।
अब बच्चा कहता है सर मेरे पास तो एक ही प्रमाण पत्र भी यही है और मार्कशीट भी यही है, मिला ही एक डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल यूपी बोर्ड ने ऐसा किया है। तो भाई फिर आप जो है ना दोनों जगह उन्होंने बताया कि फिर 10वीं के प्रमाण अंक पत्र में भी और प्रमाण पत्र में भी दोनों जगह वही भर दीजिए, सेम टू सेम। लेकिन अगर आपके पास दोनों चीजें अलग अलग हैं तो फिर आपको अलग अलग ही भरना होगा। तो पहले पॉइंट्स में तो ये क्लैरिटी दी है, ठीक है। तो ये तो सबको स्पष्ट है, मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से उन्होंने स्पष्ट किया है, यहां पर यही बातें लिखी हुई हैं। दूसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं कि यदि स्नातक उपाधि स्नातक की जो डिग्री है, उपाधि कहते हैं डिग्री को, उपलब्ध नहीं है तो क्या करें। तो इन्होंने बताया कि स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। स्नातक की अंक तालिका तो पक्का ही पक्का अपलोड करनी है। इसमें भी आपके डाउट है कि सर मेरे पास ना ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, अभी मार्कशीट नहीं आई, तो मेरे पास इंटरनेट की मार्कशीट है, क्या मैं उससे फॉर्म भर सकता हूं? नहीं, आपको अंक अपना जो मार्कशीट लेके आ जानी चाहिए कॉलेज से। अगर कॉलेज स्तर पर नहीं आई हो तो आप यूनिवर्सिटी से जाकर के ले आओ, और अगर वहां भी नहीं है, हो सकता है डिजी लॉकर में अवेलेबल हो गई हो, तो डिजी लॉकर से आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करते हैं डिजी लॉकर से डाउनलोड, वो मैं बता दूं। डिजी लॉकर की यहाँ पे इन्होंने पूरा एफएक्यू बनाया हुआ, उसमें दिया है, वो पूरी तरह से वैलिड है, वो सबसे ज्यादा सेफ है। उससे कर देते हो तो वो फैच होती है सीधी उससे डिटेल्स, है ना। यदि स्नातक, अब ये अंक तालिका का तो क्लियर है, तो डिजी लॉकर या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ला करके अपलोड कर दो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है, सर स्नातक की डिग्री मेरे पास अभी है नहीं, होती भी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं आती है डिग्री, ये बात समझ सकते हैं हम। तो फिर क्या करें, एक प्रोविजनल डिग्री, वो कहता है कि प्रोविजनल डिग्री आप उसको अपलोड कर सकते हो। प्रोविजनल डिग्री भी कहां से लाएं, या तो आपके कॉलेज में आ गई होगी, या आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के, इसका 50, 100, 150 अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग चार्जेस हैं, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और वहां भी नहीं है तो ये डिजी लॉकर पे भी अपलोडेड है, तो डिजी लॉकर से भी ले सकते हो, वो भी पूरी तरह से वैलिड है, ठीक है। डिजी लॉकर का ऑप्शन बाद में बताऊंगा। तो आप अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण के समय, कह रहा है फिर जब आपकी ओरिजिनल है ना, तो उस टाइम पे दिखा देना जब आपका मानक परीक्षण होगा। बहुत सारे बच्चों का एक और भी डाउट है कि सर हमने तो दोनों जगह ना स्नातक की अंक तालिका ही अपलोड कर दी है, तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? 100% नहीं होगा, मतलब आपका एडमिट कार्ड आएगा, और फिर जब ये डीवी में बात होगी तो डीवी में जाकर के दिखाओगे तो वो तब भी मान्य होगा। पर अगर आपने फॉर्म, अगर जो बाकी अदर ऑप्शन है पहले उन पे काम करिए। ये तो लास्ट ऑप्शन है कि दोनों जगह अंक तालिका आपने अपलोड कर दी, ये लास्ट ऑप्शन है, तो लास्ट में ही रखिए। पर ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपका कॉल लेटर ना आए या आपका एडमिट कार्ड ना आए, ऐसा नहीं होगा, फॉर्म पूरी तरह से एक्सेप्ट ही रहेगा। नेक्स्ट, महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से प्रस्तुत करने के संबंध में, बिल्कुल। तो भाई ये क्लैरिटी और दी है इन्होंने। तीसरा पॉइंट, डिग्री का क्लैरिटी हो गया, 10, 12 का अलग अलग मार्कशीट का क्लियर हो गया। और महिला अभ्यर्थियों को बहुत दिक्कत थी, वो कह रही थी सर पिता पक्ष से बन नहीं रहा है, क्या मैं पति पक्ष से बनवा करके, ससुराल से बनवा करके यहाँ का पटवारी आराम से बना दे रहा है, तो मैं उसको ना अपलोड कर दूं, क्या दिक्कत है? ये ना भर्ती बोर्ड ने एक गलती की है बड़ी, स्पेशली इसमें ओबीसी वाले बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने 1 अप्रैल के बाद का मांग लिया। इसको मांगने की क्या जरूरत थी? पिता पक्ष के सब पे 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल पुराने रखे हुए थे और चलते हैं सब जगह। आप कब से इसमें भी फाइनेंशियल ईयर का मांगने लगे? इसमें जरूरत ही नहीं होती, ये गलती की है। ईडब्ल्यूएस वाला तो चल जाता, कभी नहीं मांगा गया ऐसे कि आपको ओबीसी भी उसी फाइनेंशियल ईयर का देना होता है 1 अप्रैल के बाद का। ये गड़बड़ हुई है। अब ये हुई है तो इसलिए लड़कियां बहुत परेशान हैं जो शादीशुदा हैं स्पेशली। तो वो क्या करें? तो हमने ये भी पढ़ा, ये लेटर, इसमें लिखा हुआ है कि यूपी की जितनी भी भर्ती हैं उन सब में अब पिता पक्ष का ही जो है, ससुराल पक्ष का नहीं चलेगा, पिता पक्ष का ही लड़कियों को बनवाना पड़ेगा, ये उसमें लिखा हुआ है। उसको पढ़ा तो जा करके, तो भाई अब आपको ये हर हाल में करना होगा कि महिलाओं को, जो फीमेल्स हैं वो अपने जाएं
अपने जहां से वो बिलोंग करती हैं अपने पिता की तरफ से, वहां जो तहसील होगी उसी में अपना प्रमाण पत्र बनवाएं। और अगर वो ना बनाए, बहुत सारे लोग कह रही हैं, बहुत सारी लड़कियां को हमें कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर वहां से वो बना ही नहीं रहे हैं, वो कहते हैं अब आपके पति पक्ष से बनेगा। तो आप उनको ये लेटर जरूर दिखा देना, ये ऑफिशियल लेटर भी है शासनादेश। जब आप शासनादेश देश को दिखाएंगी तो उसको कोई झुटला नहीं सकता। भर्ती बोर्ड को वो एक बार को मना कर सकते हैं, भाई हमें नहीं मतलब भर्ती बोर्ड से, लेकिन शासनादेश को वो मना नहीं कर सकते। आप इसका हवाला दीजिए, शासनादेश, इसको पढ़िए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप इस शासनादेश का हवाला दीजिए। 17/12/2014 का शासनादेश पढ़िए कि लड़कियों को किस तरफ से चाहिए होता है, तब बात करिएगा कि पति पक्ष से बनवाना है। वो बिल्कुल मना नहीं कर सकते। आप सीधे तहसीलदार पे जाइए, तहसीलदार नहीं सुनते, एसडीएम है, एसडीएम नहीं तो डीएम है, बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। उनको अपनी मजबूरी बताइए, मुझे इतनी जल्दी चाहिए, ठीक है, और वो आपकी मजबूरी समझेंगे। क्लियर? तो ये एक तरीका है। तो आप थोड़े से जागरूक बनिए और थोड़े एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ेंगे, हर चीजें बैठे बिठाए नहीं होती। तो किसी डिग्री की जगह फाइनल, हाँ, तो ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स पे जवाब दे दिया। हाँ, डिजी लॉकर डिग्री, प्रोविजनल डिग्री कैसे प्राप्त करें, प्रोविजनल का बता दिया, डिजी लॉकर से कैसे प्राप्त करनी। डिजी लॉकर पे एक अकाउंट बनाना पड़ता है और वहां से सीधी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर ये कैसे हम डिजी लॉकर से कैसे हम अपनी डिटेल्स फैच कर सकते हैं, वहां से कैसे अपलोड कर सकते हैं, या प्रोविजनल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इस पे मैं एक वीडियो बनवा दूंगा, शिवम सर ले आएंगे उस पे वीडियो। तो डिजी लॉकर प्रोविजनल दोनों को समझा देंगे कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो इतनी हेल्प मैं करवा दूंगा आपकी, ठीक है, तो जिससे आपकी परेशानी ये भी बच जाएगी। ठीक है, देखिए ये वो शासनादेश है जो 17/12 जिसका ये जिक्र करते हैं 2014 का। ये इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, अगर आपको वो नहीं मिला है तो उसकी कंडीशंस ये हैं, आप इनको पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, ये मैंने इसमें एक और नया पॉइंट ऐड करवा दिया है जिससे कि आपको क्लियर रहे कि इसके कंटिन्यूएशन में। ठीक है, ये उसी के पॉइंट है कि महिला आवेदिका जो SC ST OBC, तब तक चलो EWS नहीं था 2014 में, इसलिए EWS का जिक्र नहीं है, वरना EWS भी रहेगा, का लाभ लेना चाहते तो उसी जाति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुति अपलोड करनी होगी जो उसके पिता के नाम से जारी हुआ हो। यानी उस पर डॉटर ऑफ होना चाहिए, यानी पुत्री होना चाहिए, पत्नी नहीं। ठीक है, पति पक्ष या ससुराल पक्ष से जारी कोई भी जाति प्रमाण पत्र इस प्रयोजन के लिए मान्य नहीं है। बिल्कुल इस शासनादेश में लिखी हुई है। तो आप ये पढ़वाओगे उस पटवारी को जो नहीं बना रहा आपका, तो कैसे मना कर देगा वो अनपढ़ लोगों को ही तो पागल बनाते हैं ना भाई। वो आप पढ़े लिखे लोग हो, आप ये सारी चीजें उनको दोगे, भला वो मना कर दें? ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी भर्ती संबंधी प्रपत्रों जैसे ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज सत्यापन या शारीरिक मानक परीक्षण में यही प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा, पिता पक्ष वाला ही। ये क्लैरिटी उसने दी है। ठीक है, इसमें भर्ती बोर्ड की बहुत गलत बात नहीं है कि वो पिता पक्ष का मांग रहा है, क्योंकि यूपी का ही शासनादेश है ये। ठीक है, तो इसके लिए भर्ती बोर्ड को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो मैं एक जेन्युइन बात बता रहा हूं, इसको तो भर्ती बोर्ड फिर शासनादेश नहीं मान रहा अगर वो पिता पक्ष की बात नहीं करता तो, या पति पक्ष का ले लेगा तो फिर वो शासनादेश के खिलाफ चला गया भर्ती बोर्ड, जो नहीं जा सकता क्योंकि शासन सबसे ऊपर है। ठीक है, अभी कुछ लड़कियों को ये डाउट हो गया है, स्पेशली जो जनरल की लड़कियां हैं उनके लिए बता रहा हूं। जो जनरल या अदर स्टेट की जो गर्ल्स हैं, उनको मेल हो या फीमेल हो, उनको ना जाति की जरूरत पड़ती है ना मूल निवास की जरूरत पड़ती है। नहीं बनवाना आपको, इसमें लिख दिया ना महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता पक्ष की जाति प्रमाण पत्र जरूरी। महिला, इसमें ऐसा लगा उनको कि सभी महिला आ गई, नहीं। जनरल या अदर स्टेट, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको किसी भी जाति या मूल निवास की आवश्यकता नहीं होती। आपके सर मूल निवास की तो पड़ सकती है भाई, अदर स्टेट भी तो जनरल में ही काउंट हो रहे हैं, तो फिर मूल निवास का अर्थ ही क्या रह गया? मूल निवास यही तो देखा जाता है कि आप यूपी के हो या नहीं हो, तभी आपको आरक्षण दिया जाएगा। आपको आरक्षण मिल ही नहीं रहा, ईडब्ल्यूएस में तो मांगा जाएगा लेकिन जनरल में नहीं, तो इसलिए फिर मूल निवास का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए दोनों के लिए एक जैसी ही कंडीशन है। पिता पक्ष से जाति प्रमाण पत्र क्यों बनवाता है, ये शासनादेश क्यों निकला होगा,
इसका एक कारण बताता हूं, 2014 से पहले ऐसा नहीं होता था। इसका एक कारण बताता हूं, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं औरों में, कि जैसे कोई लड़की है, शर्मा लड़की है, या मैं कहूंगा जनरल कास्ट की लड़की है, और वो एससी कास्ट के लड़के से शादी कर लेती है, फीमेल है और ये मेल है, तो इससे अगर उसने शादी कर लेती है तो फिर ये सोचती है कि भाई अब तो मैं एससी कास्ट में आ गई हूं, तो एससी का फायदा मैं भी लूंगी यूपीएसआई की भर्ती में। तो जबकि जो ये पली बढ़ी है, ये तो एससी के इसने दुख दर्द तो नहीं देखे, तो इस वजह से इसको तो एससी का फायदा नहीं मिलना चाहिए। तो वो ऐसा नहीं है कि इससे शादी करने से तुरंत ही बन जाएगी एससी, और वो पति पक्ष से जारी हो गया तो हो सकता है वो एससी की तरफ से ही जारी हो फिर सर्टिफिकेट, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि लड़की का तो हमेशा जीवन पर्यंत उसके पिता पक्ष का ही चलेगा। हाँ, इनके जो बच्चे होंगे उनको एससी का फायदा मिलेगा, इस लड़की को नहीं। क्लियर? इस वजह से ये शायद बना होगा, है ना, ये रूल, क्योंकि उस समय समस्या आई थी, इस वजह से क्लैरिटी आई है। चलो आगे, अब मैं कुछ एफएक्यू जिनका जवाब भर्ती बोर्ड ने खुद दिया है तो मैं उनको बता देता हूं आपको। मार्कशीट में केएम लगा है, यूपी में अधिकतर जगह लगभग हर जिले में केएम लगवा देते थे प्रिंसिपल्स जब 10th का फॉर्म भर रहे होते थे, है ना, और फिर कई जगह 12th में है ही नहीं केएम, फिर पता लगी ग्रेजुएशन में उन्होंने बिल्कुल 10th वाले डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फॉर्म भरा, वहां भी केएम लग गया, 12th में है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, और आधार कार्ड में केएम नहीं है तो क्या करें? अब वो डिटेल्स जब आधार कार्ड से फेच कर रहे हैं, आधार कार्ड वेरीफाई कर रहा है, तो वहां पर फर्क आ जा रहा है, दोनों में नो मैच आ जाएगा। केएम वहां पे एक तो मार्कशीट वाला भरवाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कशीट, आधार से वो खुद डिटेल ले रहा है, आधार पे वो है नहीं क्योंकि उसने खुद लिया, हमने भरी नहीं, और मार्कशीट पे हमसे वो भरवा रहा है, मार्कशीट वाली डिटेल भरिए 10th के साथ। अब दोनों में तो मैचिंग नहीं होगी, तो कोई समस्या नहीं है, आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही चलना है। अगर आधार कार्ड में केएम नहीं लगा है तो क्या कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम 0%, कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशान ही मत होइए। ठीक है, आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स ही वैलिड है पूरी तरह से। इसका क्या प्रूफ है दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको दिखा देता हूं इसका प्रूफ भी, क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। देखिए, ये तो सबमिशन में कोई जरूरत होगी, मैं इसको बता देता हूं। ये है एक पॉइंट, हाँ, अभ्यर्थी के आधार व मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल के विवरणों में भिन्नता होने की स्थिति में क्या प्रक्रिया होगी। ये बिल्कुल वही पॉइंट है जो आप चाहते हैं। हाँ, अब ये भर्ती बोर्ड ने जवाब दिया है कि भाई 2 केस हैं इसमें। अगर आप डिजी लॉकर से कर रहे हो प्राप्त मैट्रिकुलेशन और डिजी लॉकर, तो फिर तो कोई चेंज पॉसिबल है ही नहीं कि भाई आप, क्योंकि डिजी लॉकर से तो वो खुद उठता है, वहां एडिट का ऑप्शन नहीं आता। लेकिन अगर आप हाई स्कूल डिजी लॉकर से प्राप्त नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान इसमें अपेक्षित संशोधन कर सकता है। यदि आधार और मार्कशीट मैट्रिकुलेशन वाली या हाई स्कूल वाली तो कोई विसंगति पाई जाती है, तो सत्यापन प्रक्रिया के दौरान जब डीवीपीएसटी होगा तो इसकी पुष्टि गहन सत्यापन अथवा सहायक अभिलेखों के साथ बस ये पुष्टि किया जाएगा कि भाई ये जो केएम है और ये जो बिना केएम वाली लड़की है ये आप ही हो या कोई और है। और जब आप ही हो तो ये नहीं कह रहा हो बाहर कर दिया जाएगा, बस गहन सत्यापन होगा, थोड़ा सा और डिटेल में सत्यापन होगा। हो सकता है आप शपथ पत्र ले लें, एफिडेविट वगैरह ले लें, और तो कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसमें नजर नहीं आता। इसलिए आप परेशान इसमें मत होइए, ये बिल्कुल उन्होंने भर्ती बोर्ड का ही जवाब है। ये कहां मिलेगा आपको? ये यूपी बोर्ड की यूपी भर्ती बोर्ड की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर एक एफएक्यू दिया है, ओटीआर से संबंधित भी दिया है और फॉर्म से संबंधित भी दिया है। तो उसमें प्रश्न नंबर 6 है ना, जो उन्होंने खुद से बना के दिए। तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता भाई, ये बहुत क्लियर तरीके से उन्होंने दिया है। तो अब समस्या खत्म, ठीक है, खुश हो जाइए। ओटीआर आधार से कर दिया है, फॉर्म मार्कशीट से भरेंगे तो ओटीआर आधार से कर दिया, ठीक है, फॉर्म मार्कशीट से भरेंगे तो पिताजी का नाम अलग अलग है तो दोनों में क्या करें?
भाई पिताजी का नाम अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ना सारा काम मार्कशीट से ही करना है। चाहे वो आधार से थोड़ा बहुत अंतर भी आ रहा हो तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, फॉर्म केवल मार्कशीट के हिसाब से, बाकी गहन सत्यापन हो जाएगा आपका, डीवीपीएसटी के समय निकाला नहीं जाएगा, उसकी चिंता आप मत करिए। ना फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है, ना आप डीवीपीएसटी में बाहर होने वाले हो, क्योंकि अब ये तो दिक्कत आपके डॉक्यूमेंट्स में चल रही है, और अगर वो आप ही के हैं तो, और आपको पहले से पता है कि, तो आप भाई कभी भी आधार के हिसाब से मत चलना बस, ठीक है। मूल निवास कितना पुराना चलेगा, मूल निवास पे कोई वैलिडिटी नहीं होती, इस पे लिख के दे रहा हूं आपको, कितना भी पुराना चलेगा, कितना भी पुराना। दूसरा, अगर आप कहो SC/ST सर्टिफिकेट जाति का, यह भी कितना भी पुराना, ठीक है, कितना भी पुराना चलेगा। और मूल निवास क्लियर। अब जाति प्रमाण पत्र ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वो 1 अप्रैल 2025 के बाद के और 11 सितंबर 2025 के पहले, इसके बीच के ही होने चाहिए बस, ठीक है। 5-6 महीने का ही है बस वो तो विंडो, तो इसका मतलब वो सबको बनवाना पड़ेगा। क्या करेक्शन डेट आएगी? भाई देखो, उन्होंने जो दिया है फिलहाल ये दिया है कि नहीं आएगी। उन्होंने जो पॉसिबिलिटी से मना किया है, उन्होंने कहा कि भैया पेमेंट करने से पहले आप संशोधन कितनी बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट कर दिया और फिर फाइनल सबमिशन कर दिया तो फिर आप करेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा उन्होंने पहले भी कहा था और फिर डेट दे दी थी, करेक्शन विंडो खोल दी थी। अगर वो उदारवादी हैं, थोड़ी ज्यादा बच्चों की समस्या है और बच्चे उनको लगातार ट्वीट या मेल या कॉल पे शिकायतें कर रहे हैं, तो फिर वो खोलेंगे ही, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। पर ये 100% बात नहीं है, पर वो खोल सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। जिन्होंने भर दिया है वो एक उम्मीद तो जगी रहेगी उनमें, मुझे लगता है कि वो खोलेंगे, ठीक है। क्या? अच्छा, सेकंड पॉइंट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट नहीं मिल पा रही है। हाँ, रिजल्ट आ गया है, तो इसके लिए मैंने जवाब पहले ही दे दिया है कि भाई ये आपकी जो है ये मार्कशीट, जो ये इंटरनेट वाली मार्कशीट है, तो ये मार्कशीट ओरिजिनल नहीं मिल पा रही है, तो पहले तो जाओ आप कॉलेज, कॉलेज ना मिले तो यूनिवर्सिटी, कहीं से तो मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी। अगर यहां से नहीं मिलती है तो फिर जाओ आप डिजी लॉकर पे, आप कहो सर ये इंटरनेट वाली नहीं भर सकते, तो इसमें क्रमांक भी भरा जाएगा वहां फॉर्म में, और वो क्रमांक इस पे नहीं होता इंटरनेट वाली पे, फिर वो दिक्कत में आ सकते हो। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा लेकिन डीवीपीएसटी में दिक्कत आएगी, तो इसलिए प्लीज कोशिश करना इन तीनों में से कोई सा ऑप्शन लेने की, ठीक है। हाँ, आगे है, क्या करेक्शन डेट आएगी? तो मैंने इसका जवाब दे दिया। यूपी पुलिस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी में यस करें या नो करें? भाई उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी तो आप हो गए, यस कर दीजिए, कोई इशू नहीं है ना। उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी में यस हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि राज्य के ही कर्मचारी हो आप। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ये तो 100% है भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। आप कहो सर नोटिफिकेशन में ना हाँ करिए ना करिए, अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो नहीं होती, अगर होती तो नोटिफिकेशन में आता। ऐसा कोई नोटिफिकेशन बताओ कि जिसमें नहीं लिखी और बाद में कर दी हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो वाली टेंशन आप मत लो। एग्जाम की संभावना कब तक है? ये लगातार प्रश्न है, मैंने बोल दिया लेकर के 3 महीने से पहले तो होगा नहीं, और 2026 के दिसंबर तक संभावना बनी हुई है। उम्मीद है दिसंबर 2026 से पहले पहले हो जाएगा, ये उम्मीद है। रिजल्ट हो सकता है इलेक्शन के बाद आए, वो अलग बात है 27 की, लेकिन एग्जाम हो जाना चाहिए, पर बहुत जल्दी की संभावना नजर नहीं आती, ठीक है। दूसरे राज्य के बच्चों को कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए? कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता उनको नहीं है, अपने 10th 12th ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह वही चाहिए बस। उनको ना जाति ना मूल निवास किसी तरह का कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
चलो, ये क्या लगा दिया है भाई? हाँ, जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं स्पेशली उन लोगों के लिए है, ये एनओसी का फॉर्मेट दिया है इन्होंने। तो आप जो है इस पे साइन वाइन करा के रख लेना अपने पास, और अगर वो है फॉर्म में है इसका कॉलम तो अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आपको कर देंगे, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट का ही फॉर्म है, उनको भी पता है फॉर्म आए हुए हैं, बच्चे भरेंगे ही, तो बहुत आसानी से आप जो है पुलिस अधीक्षक एसपी साहब कर देंगे। ठीक है, प्रज्ञान बैच के बारे में बता ही चुका हूं, बहुत जल्दी इसकी डिटेल्स आपको दूंगा, कौन सी टीम है क्या है। ठीक है, फिलहाल जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस